फ्रेंड्स, अब हुआ है वक्त आपको मिलवाने का हमारे आज के गेस्ट से। उनके टैलेंटेड होने का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ही इज़ एन एक्टर, म्यूजिक कंपोजर, डायरेक्टर एंड ए प्रोड्यूसर। इन शॉर्ट, ही इज़ एन ऑल-राउंडर. He started his career as a co-producer in 2014 by producing a Pakistani movie called 021. और उसके बाद 2018 में as a music composer किया अपना debut for Pakistan's super hit movie परवाज़ है जुनून and Superstar. और अब फिल्म्स का म्यूजिक कंपोज करने के साथ साथ वो अपने लिसनर्स के लिए लाए हैं अपना पहला सोलो एल्बम। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अजान समी खान। सो लेट्स वेलकम हिम इनटू आवर शो। हेलो अजान, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। Thank you so much, जी. Thank you so much. Thank you for having me. चलें अजान, शुरू करते हैं। So what is your latest album मैं तेरा all about? I think मैं तेरा, वो कहते हैं ना कि आपके पास जिंदगी भर होता है अपना पहला एल्बम करने के लिए, फिर सेकंड एल्बम के लिए साल, 1.5 साल, 2 साल होता है। तो अभी तक होता है ना कि जब मैं कंपोज करता था, काफी छोटी उम्र से कंपोजिशन शुरू की थी, और उस वक्त से कुछ चीजें होती थी जब कंपोज करते हुए लगता था कि किसी फिल्म में होनी चाहिए, किसी ड्रामे में होनी चाहिए, किसी नैरेटिव के पीछे होनी चाहिए, और कुछ चीजें होती थी जो आप अपने लिए करते थे। मेरे माय आउटलेट इज म्यूजिक। होता ना कि मेरा थेरेपिस्ट म्यूजिक है, मेरा दोस्त म्यूजिक है। जब उदास हुआ हूँ जिंदगी में तो बैठ के कुछ बनाया है, जब खुश हुआ कुछ बनाया है। तो उन फीलिंग्स के वक्त, एट दोस टाइम्स आई यूज्ड टू कंपोज थिंग्स दैट वर वेरी पर्सनल टू मी, दैट आई फेल्ट कि ये मेरी जिंदगी बयान करती है। एंड व्हेनेवर आई हैव अप्रोच्ड अ मूवी और एनी नैरेटिव, सो उस वक्त हम कैरेक्टर्स, जो किरदार होते हैं उसी स्टोरी में, हम उनकी कहानी बयान कर रहे होते हैं। तो उसमें खुद को जरा सा हटाना पड़ता है, इमीडिएटली वो किसी और की कहानी है, जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या गुजर रही है। सो वो जो गाने होते थे वो अपने होते थे, अपनी जिंदगी में। द फर्स्ट टाइम कोई मुझे लड़की पसंद आई हो, उसने वापस पसंद किया हो, ना किया हो, सारी चीजें जो थी, दे यूज्ड टू, वो धुनें बननी शुरू हुई थी, कहीं कुछ लिरिक्स थे। तो मुझे ये था कि आई वांटेड के जब सोलो एल्बम की जाए तो वो फिर उन मौजूआत पे जाए, मैं अपनी जिंदगी के बारे में बात करूं। तो आज जो एल्बम बनी है वो एक बहुत ही ज्यादा पर्सनल चीज है, ऑलमोस्ट एक तरीके की, अगर मैं बायोग्राफी बनाता तो वो इस तरह की बनाता, क्योंकि वो म्यूजिक के जरिए से ही मैं बयान करता, तो एक तरीके की बायोग्राफिकल म्यूजिकल जर्नी है ये। एंड इसमें बहुत सारे मेरी अपनी जिंदगी की चीजें हैं जो डाली। एंड आई थिंक जो लिसनर्स होते हैं वो आज बहुत ही, हमेशा से, लेकिन आज बहुत ज्यादा ज़हीन है। एंड उनको होता ना कि मेरी दिल से सबसे बड़ी ख्वाहिश इस एल्बम की सब यही है कि वो मुझे थोड़ा सा जान सके इस म्यूजिक के थ्रू, और मुझे लगता है कि जान सकेंगे उनको, अगर हल्का से भी आप जहन लगा के थोड़ा सा उससे वैसे म्यूजिक सुनेंगे तो आपको नजर आना शुरू होगा कि अच्छा, मे बी इस वक्त की बात कर रहा है, ऐसी चीज की बात कर रहा है। सो दैट इज वेयर द एल्बम केम फ्रॉम। एंड मैंने जरा लंबा बोल दिया, बट दैट्स व्हाट इट्स अबाउट। सो अजान, हमने सुना है कि आपने अपनी डेब्यू एल्बम में लिरिक्स की शक्ल में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया है। सो टेल अस समथिंग अबाउट इट। श्योर। देखिए, पहली बात, मैं लिरिसिस्ट नहीं हूँ। मुझसे बहुत काबिल लिरिसिस्ट बाहर मौजूद हैं, जिनकी जुबान, मेरी उर्दू भी इतनी साफ नहीं है जितनी होनी चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बेहतर हो। किताबें, मेरी वालिदा जो है, शी इज वेरी वेरी वेल रेड, तो वो मुझे और मेरे साथ कई दोस्त हैं जिनकी उर्दू मुझसे बहुत अच्छी, तो मुझे किताबें देते रहते हैं कि पढ़ो, और मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरी वोकैबुलरी, मेरी चीजें बेहतर हो। लेकिन सोलो एल्बम की जब बात आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि वो मेरी कहानी है। तो मैं फिल्टर नहीं डालना चाह रहा था बीच में। मेरे लिए ये था कि जैसे भी मैं लिखूं, चाहे वो कॉम्प्लिकेटेड हो, वो मुश्किल हो या आसान हो, वो अब जो बोल हो वो मेरे होने चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू मैं डायरेक्टली अपने लिसनर से बात कर सकूंगा और बता सकूंगा। तो ये कोशिश है मेरी तरफ से कि होता है ना, जिस तरह हम वेस्ट में म्यूजिक सुनते हैं और मुल्कों में सुनते हैं कि सिंगर सॉन्ग राइटर होता है जो अपने गाने खुद लिखता है, और उसमें यह है कि फिर वो मुझे था कि कोई भी लिखेगा उसमें बीच में एक फिल्टर आ जाएगा, मैं उनको बताऊंगा कि ये इसके बारे में है, वो फिर लिखेंगे। तो आई वांटेड टू बी एज प्योर एज पॉसिबल। लेकिन एल्बम में कोई 2 गाने हैं जो मेरे बहुत करीब के 2 लिरिसिस्ट ने मुझे वो लिखे हैं। एक है शकील सोहेल साहब, who he unfortunately passed away last year, and he played a very very important role in my life. जी. और मुझे बहुत फख्र है कि मेरी जो one of the last things he wrote for me वो इस एल्बम पे है। उन्होंने मेरे तकरीबन सारे फिल्मी गाने लिखे फिल्मों के। So he played a very very important role in my life। और एक और बात बताऊं कि उन्होंने इस एल्बम के कई गाने, मैंने उनसे ये जिक्र किया था, मैंने कहा था कि सर मैं एल्बम करने जा रहा हूँ, मेरी उर्दू कच्ची इतनी अच्छी नहीं और बेहतर होनी चाहिए, लेकिन मैं खुद लिखूंगा, क्या आप
वो डॉक्टर करेंगे लिरिक्स, आप मेरे लिरिक्स चेक करके मुझे बताएंगे कि सही है कि गलत। और उनका बड़ापन था, उनका ग्रेस था, उनका उतना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि किसी को आप उस तरह से लेकर चले। तो कई गाने हैं कि जिसमें उन्होंने लिरिक्स डॉक्टर किए थे, मैं उनको भेजता था, वो करेक्ट करते थे, ग्रामर मेरा सही करते थे, कहाँ मैं हे हाँ ना होना चाहिए, कहाँ मुज़क्कर मुअन्नस होना चाहिए, मेरा करेक्ट करते थे। मैं पठान हूँ तो मेरा मुज़क्कर मुअन्नस आगे पीछे होता है काफी। तो वो करेक्ट करके मुझे भेजा करते थे, एंड इसलिए उनकी ब्लेसिंग इस एल्बम में बहुत बड़ी है। उनके अलावा AM तुराज साहब है, जो इंडिया में होते हैं, वहाँ के बहुत ही सीनियर लिरिसिस्ट हैं। उन्होंने बड़ी फिल्में सच एज पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, ऐसी फिल्मों के लिरिक्स लिखे हैं। एंड उन्होंने मेरे साथ एक गाना लिखा था, उसका एक पोर्शन लिखा था उन्होंने, गलतफहमी, वो पिछले सुपरस्टार में था। तो उनका एक गाना है इस एल्बम में, एक लम्हा, जो गाने का नाम है एक लम्हा, वो AM तुराज साहब ने लिखा है। तो आई एम वेरी ऑनर्ड कि I've had, सच बताऊं, इस एल्बम में मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है कि it is very very it's a big honor for me, and AM तुराज साहब is one of them। शकील सुहेल साहब का गाना जादूगरी इस एल्बम में है, एक पंजाबी गाना उन्होंने लिखा है। I'm very excited to share that with you. It's the one of the last songs he had written for me। तो लिरिक्स यहाँ तक आते हैं कि जो बाकी गाने हैं वो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने प्योरली मेरी आवाज हो सके वो मैं सुनाऊं लोगों को। I'm very excited for your album to fully come out। और अजान, आप ये भी बताएं कि कितना डिफरेंट होता है फिल्म्स के लिए म्यूजिक कंपोज करना और उसके बाद अपना खुद एक एल्बम बनाना। मेरे लिए कम्प्लीटली डिफरेंट। देखिए, प्रोसेस जो है उसमें कुछ चीजें तो वैसी ही होती हैं इन टर्म्स ऑफ कि आप स्टूडियो में जाते हैं, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग्स होती हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आते हैं। लेकिन सच बताऊं, इसमें इस सवाल के 3 जवाब हैं। एक ये है कि वही वाली बात है कि एक जो सोलो गाना होता है उसमें थोड़ा फ्रीडम होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं जो आप चाहें। एक फिल्म नहीं होती जो पीछे उस पर टंगी होती है, जिसकी होता है ना कि यहाँ से यहाँ तक कैरेक्टर को पहुंचाना है अपने गाने के जरिए, या कोई उस तरह की बात करनी, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक फ्रीडम है। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ जो मैंने फील किया है कि जितने आर्टिस्ट हैं, चाहे वो सिंगर्स हों, चाहे वो म्यूजिशियंस हों, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हों, लिरिसिस्ट हों, उन जब आप कहते हैं अपना एल्बम है ना, तो वो बहुत दिल से करते हैं, क्योंकि आपको होता है ना कि बाकी प्रोजेक्ट्स में आप उनके साथ वैसे ही इन्वॉल्व होते हैं। तो आप जब कहते हैं कि मैं अपनी चीज है, तो सबने इतने दिल से काम किया, मच अबव एंड बियॉन्ड देन आई हैड एवर एक्सपेक्टेड। सो उस तरह मुख्तलिफ था। एक तो इंडिपेंडेंट म्यूजिक वैसे ही कम बनता है हमारे ममालिक में, और जब बनता है लोगों ने बड़े दिल से काम किया था। ऊपर से कोरोना हुआ था, जो एक वैसे ही बहुत बड़ा सानिया है दुनिया में, तो लोगों के पास टाइम काफी ज्यादा था। तो जहाँ एक चीज हम 2-3 घंटों में करके फारिग हो जाते, वहाँ लोगों ने 6-6 घंटे, 2-3 दिन लगाए हैं कि वो दिल से बिल्कुल पक्का करके करें। So that I think was a very very nice thing. But I enjoy both. They're both very different processes for me. If I'm doing something in a movie or I'm doing something independently, और मुझे बड़ा मजा आया, तो मुझे पता है कि ये एक सिलसिला में अल्लाह ने चाहा तो और लोगों को पसंद आया तो मैं along with film composition जारी रखना चाहूँगा ज़रूर, इंशाल्लाह। और आपने इससे पहले परवाज़ है जुनून और सुपरस्टार जैसे सुपर हिट फिल्म्स का म्यूजिक कंपोज कर चुके हैं, तो अब फिल्म म्यूजिक से हटकर सोलो एल्बम का आइडिया कहाँ से आया आपको? पहली बात, थैंक यू सो मच, आपने इतने, यू आर वेरी काइंड। परहट लव, सुपरस्टार, परवाज़ जुनून, परहट लव, तीनों फिल्में जो अभी तक मैंने की हैं, मुझे ये था कि मैंने किया है और मैं बार बार वही चीज़ ना करता रहूं। मुझे ये था कि मुझे कुछ वक्त लगा के अपना कुछ म्यूजिक करूं, जो चीज़ें अंदर बंद थी। मुझे नजर आता था कि बहुत दफ़ा आई वुड compose something for a character or situation। सुपरस्टार में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, या परवाज़ में मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि परवाज़ जुनून में कोई सिचुएशन होती, और परवाज़ मेरी पहली फिल्म थी जो रिलीज हुई थी, उसमें कोई सिचुएशन के लिए बनाता मैं, और फिर मुझे पता चलता कि ये तो मैंने अपनी कोई कहानी इसमें डाल दी, ये तो कैरेक्टर की कहानी नहीं है, फिर मुझे बैक ट्रैक करना पड़ता। सो आई फेल्ट कि मेरी भी जरूरत थी कि मैं इसको करूँ, निकालूं, और एक साइड बाय साइड दो रोड चलें, जो एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक का हो और एक फिल्म कॉम्पोजिशन का हो। बिल्कुल। तो दैट इज वेयर द आइडिया केम फ्रॉम। इट वाज फॉर मी द नेक्स्ट स्टेप। आई फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है अपने डायरेक्टर से, जिनके साथ मैंने फिल्में की हैं, अपने प्रोड्यूसर्स से, उनके साथ मैंने काम किया है इन द फिल्म्स। सो आई फेल्ट कि वो लर्निंग लेके, और आखिरी बात इसी चीज में कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज इनक्रेडिबली इम्पोर्टेंट फॉर एनी म्यूजिक पर्सन। बिल्कुल, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपना म्यूजिक करके ऑडियंस तक पहुंचाएं।
as an artist, or and क्या कहते हैं, narrative based music is a different thing altogether. Pakistan has been known for, you know, very long, for decades, for producing incredible talent in terms of you know, independently. So I felt कि वो ये जो चीज है, और कुछ लोग कर रहे हैं और वो करे आ रहे हैं, इट्स इम्पोर्टेंट कि मुझे ये था कि मुझे भी करना है और एक ऐसी तरीके से करना है, प्रॉपर एक एल्बम करनी है, एक बॉडी ऑफ वर्क करना है. बहुत लोगों ने कहा था कि सिंगल क्यों नहीं करते, मतलब एक दो गाने निकाल लो. आई वाज लाइक, एक तो मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी you know, I'm very blessed in many ways in terms of the family I was born in and all of that stuff. So लोग, अगर मैं एक दो गाने करूंगा, लोग बोलेंगे अच्छा एक दो गाने किए, ठीक है, रिस्क कम था. अब तक मुझे एक बॉडी ऑफ वर्क डालना है ताकि मैं लोगों से एक्चुअली उनको बता सकूं कि जी ये मेरा म्यूजिक है, मे बी आपको पसंद है, मे बी ना आए, बट टू एक्चुअली पुट अ considerable body of work out there. For me that's always been the most important, more than कि जी वो गाना हिट होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, लोगों को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, लेकिन मुझे अपनी तरफ से ये बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं काम पूरा करके दूं. बाकी ऑडियंस अल्लाह ताला के हाथ में, ऑडियंस के हाथ में. सो अजान, यूजुअली बुक का टाइटल पढ़कर कंटेंट का अंदाजा लगा लिया जाता है, तो आपके इस एल्बम मैं तेरा के टाइटल के पीछे क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है? मैं तेरा, the pun is intended, so मैं तेरा can be interpreted as me to somebody, but in actuality it is me saying this to my audience, and that is the truth. It is me telling the audience कि मैं तेरा, मैं इस इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, मुझे मैं जेन्युइनली फील करता हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का बच्चा हूँ, मुझे होता है ना तैयार किया गया है ये काम करने के लिए, और फॉर दैट रीजन आई एम कंप्लीटली, आई एम द ऑडियंसेस, मैं उन्हीं का हूँ, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज काम करते हुए हमेशा यही रही है और रहती रहेगी हमेशा, which is के क्या एक्सपीरियंस मैं ऑडियंस को दे सकूं जो मैंने अभी तक ना दिया हो. मुझे अपने जो फिल्मी गाने किए थे उसके एंड पे ये महसूस होना शुरू हुआ था कि अजान तुम खुद को रिपीट करना शुरू कर दोगे, एंड आई वाज वेरी अफ्रेड ऑफ दैट कि इट्स नॉट इंटरेस्टिंग एनीमोर. एक गाना अगर एक तरीके का चल जाता है, लोगों को पसंद आता है, इसका ये मतलब नहीं मैं फौरन वैसे ही गाना एक और कर दूं. बिल्कुल. I was like, it has to be different. वो हमने कर लिया है, वो हो चुका है, पसंद आया है, या हाँ एग्जैक्टली, मुझे अपनी भी ग्रोथ करनी होगी ताकि मैं जब भी आऊँ ऑडियंसेस के सामने वो ये ना बोलें कि यार फिर आ गया वही कर रहा है दोबारा से. बिल्कुल. So that is the long story short, but मैं तेरा means मैं तेरा. That's what it means. Well, that's very interesting. और अज़न, आपने अपनी एल्बम में म्यूजिक लेजेंड राहत फतेह अली खान के साथ भी कोलैबोरेट किया है. So how was that experience? पहले तो हम सबके उस्ताद हैं वो. जी. I am सबसे पहली बात, हम सबके उस्ताद हैं वो. It's an incredible honor. I am so lucky, so blessed. कि सबसे पहली बात तो उन्होंने एल्बम को ब्लेस किया. For me that was the most important thing. बहुत बड़ी होता ना कि बरकत होती है to have someone like him even associated, उनका नाम भी associate हो. Not because of the fame or the it's just the skill level. जिस लेवल पे उनका स्किल है और उनके म्यूजिकलिटी जो है वो, जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फॉर ऑल ऑफ अस इज एन ऑनर. इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. द सॉन्ग जो इस गाने में वो है उसका नाम है मेरी सजना रे. और मुझे बहुत अच्छी चीजें याद है कि मैंने उनके साथ एक दो प्रोजेक्ट्स में पहले काम किया था, और इतनी मतलब एक ऑब्वियसली एज अ सीनियर एक रिलेशनशिप थी, लेकिन इतनी करीबी नहीं थी जो आज अल्लाह का शुक्र है थोड़ी बहुत हो गई है. जो it's very his grace that allows that, but what happened was कि हम मुझे याद है गाना मैंने बनाया था, और एक बहुत क्रेजी सा गाना है, बिल्कुल वैसी चीज नहीं है जो खान साहब ने पहले की हुई है, मैंने भी ऐसी कोई चीज नहीं की. मुझे याद है मैंने बनाया था और मैंने उनके साथ जो होते हैं उनको मैंने कॉल किया था, मैंने कहा था सर ये गाना है और मैं चाह रहा हूँ कि खान साहब के साथ हो, तो उन्होंने कहा गाना भेज दो. मुझे पता था कि बहुत टेढ़ा सा गाना है और मैं भेजूंगा तो पक्का बना हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है. तो आज से मैं लाहौर आता हूँ और मैं आपको सुनाता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा मैं चला जाऊंगा, मैं कभी भी इंसिस्ट नहीं करूंगा कि आपने करना है, लेकिन एक दफा सुन लीजिएगा. तो मुझे याद है मैं गया उनके स्टूडियो में और वो कहीं से आ रहे थे, तो उनके आने से पहले उनकी जो टीम बैठी हुई थी उन्होंने गाना सुना जो रफ था, एक ट्रैक था जी. उन्होंने सब ने मुझे ऐसे देखा कि बेचारा कराची से आया, उसको वापस जाना पड़ेगा, कि सवाल नहीं पता होता कि खान साहब करेंगे गाना, ठीक है. और मैं भी सर पकड़ के बैठ गया था कि यार मैं फालतू में फ्लाइट ली इधर आया हूँ लेट, कोई रात के कोई 1-2 बज रहे थे, फिर खान साहब आए हैं और उन्होंने सुना और इट वाज इनक्रेडिबल. मैं आपको बता नहीं सकता, मेरी जिंदगी के अमंग द मोस्ट आइकॉनिक रिकॉर्डिंग्स ये है और रहेगा. उन्होंने सुना और वो समझ गए कि मेरे ज़हन में क्या था, और जिस तरह से उन्होंने रिकॉर्ड किया, मतलब मेरे लिए मास्टर क्लास थी. मुझे बहुत सीखने को मिला, और सबसे ज्यादा सीखने को मिला कि कोई शख्स जिन्होंने
अपने कंफर्ट जोन से निकल के, जहां पर वो आज है माशाल्लाह, वहां से निकल के एक रिस्की चीज करें, जो, और वो भी मुझ जैसे एक नए बच्चे के साथ, that is absolutely, I was floored and blown away, and I'm just very grateful that I've had the opportunity to even stand somewhere far from him and observe, and let alone have him feature on the album. So I'm forever his fan, and I cannot wait for people to hear it. We've tried to do our best, but I'm just, मैं यहाँ publicly भी हमेशा बोलूँगा कि I'm very grateful to him, and thank you. And I can't wait to hear that song as well. So Azam, हम सब जानते हैं even lyrically, by the way, that song even lyrically is a very, जी, वो आप 3-4 बार सुन के लिरिक्स आप जब समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाना किस चीज के बारे में मैं यहाँ कहना ही चाहूँगा, क्योंकि वो एक अजीब से सब्जेक्ट के बारे में। अच्छा, चलो, I can't wait to hear that song. And आज़म, हम सब जानते हैं कि आपके फादर अदनान समी खुद एक म्यूजिक इंस्टीट्यूशन है, तो अब तक आपने उनसे क्या क्या सीखा है अबाउट म्यूजिक? देखिए, सीखना इज अ सेपरेट स्टोरी, लेकिन क्योंकि होता ना कि मैं हमेशा ही कहूँगा कि मैं अपनी जिंदगी में compete, क्या दूर की बात है, अगर मैं उनके करीब पहुंचने की कोशिश करूँ तो मैं गलती करूँगा। He is a legend. He is I'm probably his biggest fan musically, other than being his son. Huge musical fan of his, and what is tremendously very, very important to me is to understand that is my musical legacy. It is not much. बहुत लोग कहते हैं कि you have big shoes to fill. Are you like your father? And I'm not. I cannot be like my father. I'm Azan. I'll always be Azan. And what is important for me though is कि उन्होंने जो standard set किया है, मैं उस पे उतर आऊँ, वो standard कम ना हो, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे बहुत फख्र महसूस होता है, मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो हर बंदा जो म्यूजिकल फील्ड से बहुत जो टेक्निकली काम करता है या ना करता हो, आज तक उनके गाने उनको याद रहते हैं, जो अभी भी आते हैं, और उनकी सबसे बड़ी बात उनकी जो टेक्निक है उसके बारे में बात होती है। एज अ टेक्नीशियन ही इज इनक्रेडिबली स्ट्रांग। तो आई थिंक इट इज माय लेगेसी, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट, एंड आई टेक इट वेरी सीरियसली कि मुझ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका बेटा हूँ, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि जो मुझे एक विरासत में एक सिलसिला मिला है म्यूजिक का, उसको आई डोंट लेट इट डाउन। मुझे पता है कि कोई भी मेरा म्यूजिक सुनने आता है तो उनके ज़हन में हमेशा होता है कि हु सन आई एम, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि दे गेट समथिंग फ्रॉम दैट एंड दे से कि हाँ ठीक है, मैं कभी भी इसमें नहीं पढ़ूंगा कि उनसे बेहतर, उन जैसा कंपीटिंग, वो हो ही नहीं सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। ही इज हु ही इज एंड ही विल ऑलवेज बी देयर। ही इज इनक्रेडिबल। आई हैव टू जस्ट ट्राई एंड होता ना कि मुंह काला नहीं कराऊं, वो जरूरी जी, मेरे लिए वो जरूरी है। और हमने सुना है कि आपके एल्बम में लाइव म्यूजिक स्टाइल सॉन्ग्स भी मौजूद हैं, तो क्या है ये लाइव म्यूजिक स्टाइल? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? देखें, अगर आप पिछले कोई 15-20 साल देखें ना, तो जब गाने आते हैं तो गाना आता है और उसके कुछ अरसे बाद एक अक्यूस्टिक वर्जन फौरन से आ जाता है जी। अब वो बहुत मजे की चीज थी। अब मुझे ये था कि अगर हम वापस से एल्बम का ट्रेंड लेकर आ रहे हैं तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एक धुन हो, एक गाना हो, वो कई तरीके से बयान किया जा सकता, वही चीज। तो फॉर मी इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर कोई वर्जन्स करने गाने के तो ऐसे वर्जन्स हो जो लोग भी हैरान हो जाए कि यार ये गाना जो हमने सुना था, पसंद आया था, ये ऐसे भी हो सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमने सिर्फ वो गिन चुन के गाने निकाले जिनका हमें लगता था कि हम बिल्कुल ही उनको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करके एक अलग तरीके से ऑडियंस के पास सामने ला सकते हैं। एंड एज आई सेड, इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज वेयर वी कैन डू things that we could not potentially do in films. So similarly in that, for instance, एक गाना है तू का हमने acoustic version किया है, and that version is very very different to what's it called, जो album में version है। It's an entirely different rendition on the song. फिर एक गाना है जादूगरी। अब ये इंटरेस्टिंग है, जादूगरी एक तरीके का intense romantic गाना है, मुझे लगता है intense, लेकिन वो ऑडियंस बताएगी। रोमांटिक गाना है, उसका खेल करते मतलब लिटरली स्टूडियो में हम वी वर मेसिंग अराउंड और वहां पर एक रेगे टाइप मिक्स बना, एंड दैट मिक्स आई फेल्ट कि वो बहुत बीच वाइब आती है अगर आप सुने उस मिक्स को। तो मैंने बोला कराची मिक्स होना चाहिए, कराची मिक्स हम अपने शहर का नाम देते हैं क्योंकि गाना पंजाबी है, और अगर कराची में सुना जाएगा तो कराची में कोई बीच पे सुनेगा तो उसको कराची मिक्स कहता है, ताकि दोनों ऑडियंसेस को कुछ मिले उस गाने में। So it's things like that. We had the luxury of recording at Tu और Zama. गाना एल्बम में Zama,
मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, हमारे घर में पश्तो बोली जाती है, तो मैंने बोला क्यों ना एक नया पश्तो गाना हो। तो Zama is a Pashto song, and Zama means mine. So it is for all my Pakhtun fans, Pashtun fans all over the world, and all listeners fans बनने अभी, लेकिन I hope they like it. Zama को हमने Abbey Road पे परफॉर्म किया। अच्छा। अब Abbey Road स्टूडियो जो है वो लंदन का, दुनिया का हम एक तरीके का सबसे आइकॉनिक स्टूडियो माना जाता है। बीटल्स ने वहाँ अपना बहुत काम किया था। तो हमने, मैंने बोला कि आई थिंक आई विल प्रोबब्ली बी द फर्स्ट आर्टिस्ट टू सिंग पश्तो इन एबी रोड। तो मेरे लिए वो बहुत एक बड़ा होता ना, झंडा गाड़ना था जी हम करके आएंगे। तो एनीवे चीजें आती रहेंगी, हम मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें हैं एल्बम की। by live versions, it was versions of a live performance of the song in a new rendition. होता ना कि एक ही चीज को दो बार वैसे ही करने का कोई फायदा नहीं है। So there are different interpretations of the same composition and lyrics and idea. And Azan, I'm sure कि बहुत से couples आज Valentine's Day सेलिब्रेट कर रहे होंगे, तो क्या आपके एल्बम में कौन सा गाना है, रोमांटिक ट्रैक है जो आप उनको डेडिकेट करना चाहेंगे? देखिए मेरे एल्बम में 9 गाने हैं, 9 के 9 के लिए। मैं एक शदीद रोमांटिक इंसान, बिल्कुल पूरा मैं तेरा मतलब योनी के लिए, ये उन सब लड़कों के लिए जो किसी से आज प्रपोज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उन खवातीन के लिए, उन सब लोगों के लिए जो किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं। The album is for them. अगर मैं गिन चुन के निकालूं तो वैलेंटाइंस डे के लिए, आई थिंक टेक्निकली हर रोज वैलेंटाइंस डे होता है। किसी भी दिन किसी भी वक्त आपको बता देना चाहिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो दोस्ताना मोहब्बत क्यों ना हो, वालिदैन क्यों ना हो, कॉलीग्स क्यों ना हो, and then obviously love interest, उनको हमेशा बता देना चाहिए how you feel about them. But in terms of the album, I would say I think मैं तेरा is a song which depicts, अगर मैं one line में बताऊं कि मैं तेरा क्या है, मैं तेरा is that feeling जो आपको शुरू में बिल्कुल होती है जब किसी से को आप पसंद करने लगते हैं। अब वो किसी भी टाइम पे हो सकता है, चाहे आप छोटे हो, उम्र में बड़े हो, किसी पॉइंट पे वो जो एक शुरू की, वो जो पेट में बटरफ्लाइज चलना शुरू हो जाती हैं, और हर एक चीज आप ओवर एनालाइज करते हैं कि उसने मुझे ऐसे देखा तो क्या लग रहा होगा, उसने ऐसे देखा, इस मैसेज का क्या जवाब दूं, वो वाला जो शुरू का वक्त होता है, ये उस वक्त के बारे में। तो आई थिंक मैं तेरा वैलेंटाइंस डे और जो भी आप दिन कहें, वो उस दिन के लिए मैं तेरा होगा। फिर लेकिन अगर सच बोलूं तो सारे गाने एक रोमांटिक एल्बम है, एक उस तरह का है, तो आई थिंक एवरी सॉन्ग, बट मैं तेरा आई वुड से डेफिनेटली इज अ सॉन्ग फॉर टुडे। और अज़ान, आखिर में हम चाहेंगे कि आप अपने इस एल्बम में से अपना कोई फेवरेट सॉन्ग हमारे व्यूअर्स को गुनगुनाएं। जानना बेख्याली में क्या खो गया, दिल मेरा भूले से ना लौटा देना, अब तेरा जो हो गया जरा ख्याल मेरा रख लेना, रोको ना ये सिलसिला तुम कभी, जब वक्त तेरा ढल जाए और ऐसे ना दिख पाए, करीब आके बोलूं मेरी जान, अब भी तेरा हुआ जा रहा हूँ, बस तेरा हुआ जा रहा मैं तेरा। Well, that was absolutely amazing, Azan. You're so talented. Thank you so much, Ji. Thank you so much. And it was lovely having you in our show today. Thank you so much for your time. Thank you so much, Ji. Take care, everyone. Thank you. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.